व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अपना क्या है जो आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, ठीक है, अनुवांशिकता। तो सबसे पहले तो क्या है अनुवांशिकता की परिभाषा आपने देखते हैं, अनुवांशिकता है क्या। तो देखिए जो अनुवांशिकता है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता, इसमें अपने क्या होता है कि किसी भी पीढ़ी के लक्षणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है, अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, ठीक है, क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य हैं वो उनके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, मनुष्य होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, मनुष्य होंगे। तो आपने ये भी सुना होगा कि मनुष्यों में भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो ये जो अनुवांशिकता है इसका एक लक्षण क्या है, विभिन्नता है, ठीक है, विभिन्नता है। विभिन्नता का मतलब है कि जो पीढ़ी चल रही है जब उससे आगे वाली पीढ़ी आएगी तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे नए गुण भी क्या है जुड़े हुए होंगे। जिससे अपने देखते हैं पहले हमारा जो क्या है पूर्वज था, पूर्वज जो था वो क्या था, कपी था। तो किस तरह से अपने क्या है कपी से मनुष्य बने और आज होमो सैपियंस तक अपने क्या है पहुंच गए हैं, ठीक है। और आगे वाली पीढ़ी भी कैसी हो ये अपने क्या है इसी विभिन्नता पर क्या है निर्धारित होगा। तो अभी जो मनुष्य है वो कैसा है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो इस तरह के जो लक्षण है यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है, अनुवांशिकता कहलाता है। और इसी अनुवांशिकता का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। और ये अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी, क्या है, हेरिडिटी, ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और इसी अनुवांशिकता का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या है, अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स है। अब देखिए जो अनुवांशिकता है अब उसके अंदर क्या है, अनुवांशिकता का शुरुआत कहाँ से हुई। तो अनुवांशिकता की जो शुरुआत है वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने की, ठीक है। किसने की थी, जॉन मेंडल साहब ने। ऐसा नहीं है कि मेंडल साहब से पहले भी क्या है प्रयोग नहीं हुए थे, लेकिन क्या है वो उतने सफल नहीं थे। लेकिन मेंडल साहब आए और मेंडल साहब ने क्या है अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर क्या दिए, अनुवांशिकता संबंधी नियम दिए। तो अनुवांशिकता का जो जनक है वो कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब कहलाते हैं। और अब क्या है इन्होंने क्या कर दिया, इस अनुवांशिकी की स्थापना कर दी। अब उसके बाद में क्या है एक और वर्ड आता है आधुनिक अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी, ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकी। तो इस आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, तो इसके जनक कहलाते हैं बैटसन। कौन कहलाते हैं, बैटसन। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, बैटसन कहलाते हैं। मॉर्गन साहब ने किसकी आधारशिला रख दी, अनुवांशिकी की, जिसे क्या है उसके बाद में आधुनिक अनुवांशिकी आई। जो मॉडर्न अपने अनुवांशिकी पढ़ते हैं वो किसने बनाया, बैटसन साहब ने बनाया। और उसके बाद क्या है आपने देखा है एक प्रयोगात्मक अनुवांशिकी, यानी इस अनुवांशिकी को प्रयोग द्वारा सिद्ध किसने किया, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। तो इस प्रयोगात्मक अनुवांशिकी किसने दी, मॉर्गन साहब ने दी, ठीक है, किसने दी, मॉर्गन साहब ने दी। तो तीन नाम आए अपने पास। आधारशिला अनुवांशिकी किसने रखी, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने रखी। आधुनिक अनुवांशिकी बैटसन की देन है। और उसके बाद में क्या है प्रयोगात्मक अनुवांशिकी किसने दी, मॉर्गन साहब ने दी, ठीक है। इसका दौर चलता रहा और जब मनुष्य के अंदर अनुवांशिकी क्या है प्रवेश हुई तो उसे क्या है मानव में अनुवांशिकी, ठीक है। तो मानव
में आनुवंशिकी क्या है, किसकी देन है, तो ये क्या है, गेरार्ड, ए गेरार्ड साहब हैं, ठीक है, ए गेरार्ड साहब हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सारे। तो हमारे पास क्या है, पहले आनुवंशिकी की आधारशिला ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, आधुनिक आनुवंशिकी क्या है, बैटसन साहब हैं, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी मॉर्गन ने दिया था, और मानव में आनुवंशिकी किसने दी, ए गेरार्ड साहब ने दी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपने जो आनुवंशिकी पढ़ेंगे उसके क्या है, मैं 3 हिस्से बना रहा हूँ ताकि आपको क्या है आसानी से समझ आ जाए कि अपने क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए तीन हिस्से बना रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, जो आनुवंशिकी है उसके अंदर पहले देखेंगे आनुवंशिक शब्दावली, आनुवंशिक शब्दावली, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं हमारे पास बार बार आएंगे, तो अपने को उसका अर्थ भी जानना क्या है, बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा जो आएगा आनुवंशिकी, उसमें क्या है, मेंडल व अनुवंशिकता, ठीक है। यानी मेंडल साहब कौन थे, उन्होंने क्या है अनुवांशिकता में क्या योगदान दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ अध्ययन अपने क्या है 2 नंबर पोर्शन में करेंगे। और तीसरा क्या है, अनुवांशिकता का मानव में महत्व, ठीक है, अनुवांशिकता का मानव में महत्व। तो ये तीनों क्या है पोर्शन अपने बारी बारी सर देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से अपने देखते हैं पहला अनुवांशिक शब्दावली में, ठीक है। तो देखिए अनुवांशिक शब्दावली के अंदर क्या है, पहला आपके पास एक चीज़ निकल के आएगी, जीन, ठीक है। जीन क्या है, जिसे क्या है मेंडल साहब ने नाम दिया था कारक, ठीक है। क्या नाम दिया था मेंडल साहब ने, कारक नाम दिया था। देखिए जीन क्या है, जीन है कि कोई भी अनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। तो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक। तो जीन क्या है, अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक है। क्या है, अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक है। कारक का मतलब फैक्टर है, फैक्टर यानी कोई भी लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, उस जो रीजन है वो क्या है, जीन है। उन सभी लक्षणों को क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। तो देखिए इस जीन शब्द को जीन नाम किसने दिया था, क्वेश्चन ये है। तो ये किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन। जीन को किसने नाम दिया, जॉनसन ने। और इसी जीन को कारक नाम किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ठीक है। यानी मेंडल ने क्या नाम दिया था, इसको कारक दिया था। समझ में आया आपको कि जीन क्या है, अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई है, कारक है, जिसका नाम क्या है, जीन जॉनसन साहब ने दिया था। और इसे कारक किसने बुलाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ये आपका क्या था, पहला इस अनुवांशिक शब्दावली के अंदर क्या है, शब्द था क्या नाम है इसका, जीन है। उसके बाद में देखिए युग्म विकल्पी, दूसरा शब्द आपके पास बार बार आएगा कि युग्म विकल्पी यानी एलील्स, ठीक है, एलील्स। तो देखिए ये युग्म विकल्पी क्या है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और विकल्पी का मतलब कि हमारे पास ऑप्शन कितने कितने हैं, विकल्प कितने हैं। तो इसके क्या हैं, ऑप्शन। विकल्प का मतलब क्या है, ऑप्शन हमारे पास कितने हैं। तो क्या है, जोड़ा। किसी भी लक्षण का प्रकट करने वाला जोड़ा क्या है,
आपका युग्म विकल्पी है। जैसे आपके लंबापन आपने सुना होगा एक लक्षण है, ठीक है, बौनापन आपने सुना होगा लक्षण है, ठीक है, आपने इसमें अपने देखेंगे पीलापन है, हरा है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके लक्षण हैं। तो ये क्या है, विकल्प है, क्या है, विकल्प है। तो विकल्पों का जो युग्म है, जोड़ा है, वो क्या कहलाता है, आपका एलील्स कहलाता है या युग्म विकल्पी कहलाता है। अब इस युग्म विकल्पी को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो कौन कौन से हैं, एक है समयुग्मजी, समयुग्मजी, ठीक है, होमोजाइगस समयुग्मजी, और दूसरा क्या है, विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो समयुग्मजी क्या है, लक्षणों को निर्धारित करने वाला या प्रकट करने वाला आपके समान जोड़ा। जैसे शुद्ध लंबा, तो कैसा होगा शुद्ध लंबा, बड़ा टी। मैं कहूँ बोना, तो शुद्ध बोना कैसे होगा, छोटा टी। तो ये क्या है, समयुग्मजी हैं, यानी जो जोड़ा है लक्षणों को निर्धारित करने वाला, वो क्या है, एक जैसा है, समयुग्मजी है, यानी बड़ा टी और छोटा टी। अब उसके बाद में विषम युग्मजी है। विषम का मतलब अलग अलग, तो वह जोड़ा जो क्या है, अलग अलग हो। जैसे अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा मैं कहूँ, तो अशुद्ध लंबा कैसे होगा, टी टी, ठीक है, अशुद्ध लंबा कैसे होगा, ऐसे। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है आपका विषम युग्मजी और समयुग्मजी अपने क्या है निकाल करके लेके आए थे, ठीक है। तो ये क्या है, अनुवांशिक शब्दावली, जिसमें युग्म विकल्पी अपने पढ़ा कि किसी लक्षण को प्रकट करने वाला जोड़ा क्या कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है, जिससे लंबापन है, बोनापन है, जो रंग उसका फूल है उसका रंग पीलापन है और हरापन है फलियों का, ठीक है। उसके बाद में युग्म विकल्पी क्या है, दो प्रकार का, समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या है हमारे पास निकल करके आते हैं। शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा जो समान लक्षण है, बड़ा टी यानी ये क्या है, शुद्ध लंबा, छोटा टी और एक बड़ा टी अशुद्ध लंबा, तो ये क्या है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में देखिए अपने पास क्या है, जो चौथा अपने पास निकल करके आएगा इस शब्दावली के अंदर, तो वो क्या है, देखते हैं अपने, वो है आपके पास आएगा एक प्रभावी लक्षण। क्या है, प्रभावी लक्षण, और दूसरा आएगा अप्रभावी लक्षण। क्या है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रभावी लक्षण देखते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या है, जब मेडल साहब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने क्या है, जब संतति से जो आपने क्या है, जो भी आपके मदर हैं, ठीक है, जो पौधा है उससे क्या है, जब संतति पैदा की, ठीक है, संतति पैदा की, तो वो क्या कहलाई, F1 पीढ़ी कहलाई, ठीक है। और अब इस F1 पीढ़ी यानी संततियों का आपस में क्रॉस करवा कर जो क्या है संतति पैदा की, वो कौन सी पीढ़ी कहलाई, F2 पीढ़ी कहलाई, ठीक है। तो F1 पीढ़ी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो कि क्या है, आपके मटर के जो पौधा था, जब उसका क्रॉस करवाया प्रथम पीढ़ी का, तो उसके अंदर जो संतति पैदा हुई वो कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी, प्रथम पीढ़ी कहलाएगी। तो इस प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या हैं, आपके प्रभावी लक्षण हैं। F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कैसे लक्षण हैं, प्रभावी लक्षण हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कैसे हैं, प्रभावी लक्षण हैं। और अप्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी में जो लक्षण जो आपके प्रकट नहीं होते वो कौन से लक्षण हैं, F1 पीढ़ी में न प्रकट होने वाले लक्षण कैसे हैं, अप्रभावी लक्षण हैं, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, जैसे अपने पास कौन सा दिखाई देगा, आपके पास लंबा पौधा, ठीक है। तो जो लंबापन है वो क्या होगा, F1 पीढ़ी में प्रभावी है, इसलिए प्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी है, बौनापन,
ठीक है, तो वो बौनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि वो क्या है, अपने को दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो अपने को दिखाई नहीं देगा। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है, एक और चीज़ आती है इसमें, व्युत्क्रम क्रॉस। ठीक है, व्युत्क्रम क्रॉस, बैक क्रॉस इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है संकर पूर्वज क्रॉस, पूर्वज क्रॉस। ठीक है, संकर पूर्वज क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस, ये दोनों हैं, बिल्कुल थोड़ा सिमिलरिटी है इसके अंदर। देखिए क्या है व्युत्क्रम क्रॉस। मान लीजिए मैंने ये मटर के पौधे के क्या है, ये नर है, ये मादा है, इसका मैंने क्रॉस आउट करवाया और मेरे पास क्या आ गई, F1 पीढ़ी आ गई। ठीक है, क्या आ गई, F1 पीढ़ी। अब मैं मान लेता हूँ कि नर क्या है, प्रभावी है, और मादा क्या है, अप्रभावी लक्षण वाली है, अप्रभावी लक्षण। समझ में आ रही बात, क्या मान रहा हूँ मैं यहाँ पर कि नर जो क्या है, प्रभावी लक्षण युक्त है, और मादा कैसी है, अप्रभावी लक्षण युक्त है, और मेरे पास क्या है, F1 पीढ़ी आई, तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, ये प्रभावी होगी। ठीक है, कौन सी होगी, प्रभावी होगी। तो मैं ये क्या कहूँ यहाँ पे, व्युत्क्रम क्रॉस क्या है कि प्रथम पीढ़ी का किसी प्रभावी या अप्रभावी लक्षण वाले आपके जनकों से क्रॉस क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। तो क्या होगा, F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी जनकों से क्रॉस क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाएगा, हमेशा उल्टा क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, बैक क्रॉस कहलाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको। उसके बाद में देखिए संकर पूर्वज क्रॉस। इस संकर पूर्वज क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, उसका जो क्रॉस है वो हमेशा किससे करवाया जाता है, अप्रभावी जनकों से, अप्रभावी जनकों से। ठीक है, बैक क्रॉस मतलब प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से हो सकता है। संकर पूर्वज क्रॉस क्या है, केवल अप्रभावी जनकों के अंदर क्या है, इसका क्रॉस करवाया जाता है। तो ये क्या था, व्युत्क्रम क्रॉस और संकर पूर्वज क्रॉस। अब अपने पास इस शब्दावली के अंदर क्या है, एक और अंतिम अपने पास शब्द निकल के आता है, वो क्या है आपके पास, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। कौन सा शब्द है, म्यूटेशन है। ठीक है, म्यूटेशन। अब ये उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है, तो उत्परिवर्तन क्या है, देखिए उत्परिवर्तन क्या है कि कोई भी आनुवंशिक लक्षण है, जब उसके अंदर क्या है, एकदम से क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, एकदम से परिवर्तन होना। तो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण स्थानांतरित होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के समय गुणसूत्रों में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण स्थानांतरित होते हैं तो उनके क्या हैं, जो अनियमितता होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब उस उत्परिवर्तन के संबंध में एक तथ्य ये है कि ये हमेशा अप्रभावी होता है। कैसा है, अप्रभावी लक्षण होता है। कैसा होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। और हमेशा कैसा होता है, अधिकतर कैसा होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, किस तरह से परिवर्तन होगा, तो देखिए आपने सुना होगा
कि जो गुणसूत्र हैं कई बार उसकी विभुजा विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कई बार 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। कई बार क्या है, एक भुजा पर दूसरी भुजा प्रतिस्थापित हो जाती है। उसके बाद में क्या होगा, जो आपके जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो क्या है, आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन आते हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जब स्थानांतरण होगा तो उसमें आकस्मिक परिवर्तन आ जाएंगे, यानी बदलाव होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाएगा। ये कैसा है, अप्रभावी लक्षण होगा हमेशा, और क्या है, अधिकतर क्या है, नकारात्मक होगा, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इस अनुवांशिकी के अंतर्गत क्या थी, कुछ सामान्य बातें थी जो अपने क्या हैं पता होनी चाहिए। अभी अनुवांशिकी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना एक प्लेटफॉर्म बन गया, बेस बन गया है, जिससे अपने क्या है अनुवांशिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो अनुवांशिकता आपने अभी पढ़ी है उसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, पर अनुवांशिक की शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें अपने पहला क्या किया था, जीन किया था, जिसे फैक्टर कहा था मेडल साहब ने, और जीन कहा था जॉनसन साहब ने, ठीक है। तो उस जीन क्या है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक है। उसके बाद में दूसरा क्या किया था आपने, कि एलील्स किए थे, ठीक है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जो एलील्स हैं, ठीक है, एलील्स हैं, चाहे तो वो क्या हैं, होमोजाइगस हों यानी समयुग्मजी हों, चाहे हेटेरोजाइगस हों यानी विषम युग्मजी हों, इन दोनों की बात भी किसने की थी, जॉनसन ने ही क्या है इन दोनों को नाम दिया था, ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है, समान प्रकार के युग्मक हैं, और जो क्या है हेटेरोजाइगस क्या है, असमान प्रकार युग्मक हैं, और होमोजाइगस क्या है, समान प्रकार के युग्मक हैं। उसके बाद देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में जो प्रकट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, प्रभावी लक्षण होंगे, और अप्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्युत्क्रम क्रॉस F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी जनकों से क्रॉस कराता, व्युत्क्रम क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस क्या है, F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनकों से क्रॉस। उसके बाद में देखिए उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब क्या है लक्षणों की वंशागति होती है, तो जब उसमें क्या है आकस्मिक परिवर्तन आ जाना, गुणसूत्रों की जो संरचना है उसमें आकस्मिक परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है, आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन हमेशा अप्रभावी होता है और हमेशा कैसा होता है, नकारात्मक होता है। तो यहाँ तक आपको क्या है, आई होप समझ में आया होगा। अब अपने क्या करेंगे, मेडल साहब करेंगे कि मेडल साहब क्या हैं जेनेटिक्स में किस तरह से आए और उनके प्रयोग क्या हैं, किस तरह से अपने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ जी, अब देखिए अपना हेडिंग क्या है, मेंडल व आनुवंशिकता, ठीक है। तो पहले अपने क्या है मेंडल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मेंडल क्या था, ऑस्ट्रिया की एक चर्च का क्या था, पादरी था, ठीक है। ऑस्ट्रिया की एक चर्च का क्या था, पादरी था। तो ये देखिए आजकल पूछा जाता है, तो मेंडल का जो सन था वो क्या था, 1822 से लेकर 1800 तकरीबन 82 तक था, ठीक है।
तो ये ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया के अंदर भी एक शहर है ब्रून, उसका भी एक गांव है सिलिया, ठीक है। तो ये उसका एक गांव है। तो ये भी आपको क्या है, आजकल जो वैज्ञानिकों का आप योगदान पूछते हैं तो उसके अंदर आ जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। मेडल ऑस्ट्रिया का एक पादरी था, पादरी यानी जो चर्च के अंदर होते हैं हेड, वो है। ब्रून शहर है, सिलसिलिया गांव है, और ये उनका क्या था, जो वर्किंग या आप कह सकते हो जीवन था उनका, ठीक है। तो ये मेडल साहब थे, इन्होंने क्या किया कि आपकी जो बॉटनी है उसके अंदर क्या है, दार्शनिक की उपाधि थी इनके पास। क्या थी? दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे बॉटनी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो चर्च के अंदर बागान है, बगीचा है, उसके अंदर क्या है, इस अनुवांशिकता से संबंधित क्या करने स्टार्ट कर दिए, प्रयोग स्टार्ट कर दिए। तो मेडल ने क्या है, सबसे पहले क्या किया, हिरेशियम नामक पौधा लिया था। कौन सा पौधा लिया? हिरेशियम नामक पौधा लिया। कौन सा पौधा लिया? हिरेशियम नामक। ये क्वेश्चन क्या है आपके आया हुआ है, ठीक है, कि मेडल ने मटर के पौधों के अतिरिक्त किस पौधे पर अध्ययन किए, तो ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, हिरेशियम पर क्या है इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, जो असफल रहे। उसके बाद में इन्होंने टोटल अगर मैं बताऊं तो 132 के लगभग क्या है पादपों पर प्रयोग किए थे, यानी 100 प्लस 132 के करीब क्या है पादपों पर अध्ययन किए थे। और अंत में क्या है, इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किए, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइवम है, स्टाइवम, ठीक है, पाइसम स्टाइवम है, ठीक है, पाइसम स्टाइवम है। तो इस पर क्या है मटर, इसने क्या है मेडल साहब ने अंत में प्रयोग किए और इनको क्या है सफलता मिली। किस पर? उद्यान मटर पर। आपसे पूछ ले मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम स्टाइवम नाम है। हिरेशियम पर मटर के अतिरिक्त इन्होंने प्रयोग किए थे, और कितने पौधों पर किए थे? 132 पौधों पर किए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब मेडल ने क्या है मटर का पौधा ही क्यों चुना, ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। तो मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मटर 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है, ठीक है। यानी मेडल साहब क्या कर सकते थे, इनके 1 वर्ष में 2 से 3 पीढ़ी का अध्ययन कर सकते थे, ठीक है। जीवन काल छोटा है इसलिए अध्ययन क्या है ज़्यादा कर सकते थे। समझ में आ गई बात? अगर बरगद पर करते तो कितने मेडल लग जाते बरगद को, ठीक है। तो इन्होंने क्या चुना? मटर को चुना। उसके बाद में देखिए इस उद्यान मटर का क्या है, दूसरा क्या है, ये उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है, यानी नर और मादा एक ही आपके पौधे के ऊपर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या है स्वपरागण भी करवा सकते थे और आपके परपरागण भी करवा सकते थे, परपरागण भी करवा सकते थे। अब क्वेश्चन यहाँ निकल के क्या आएगा कि परागण क्या होता है जी, परागण क्या होता है, ठीक है। तो परागण तक पहुँचने के लिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बॉटनी के अंदर लेके जाता हूँ और अपने एक पुष्प की संरचना देखते हैं। तो आपने देखा होगा पुष्प क्या है, कुछ इस तरह से नीचे से है। उसके बाद में क्या है, पुष्प के अंदर एक संरचना है, यहाँ इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो आपने इस तरह से क्या है फूल देखा होगा। तो ये क्या कहलाता है, फूल का मादा भाग कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तिका। और जो ऊपर से खुला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र।
क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और जो ये नीचे मटके नुमा भाग है ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो ये जो वर्तिका है, ये जो वर्तिका है ये क्या है? इस अंडाशय तक पहुंचाने वाली, परागणों को पहुंचाने वाली एक पाइप है। ठीक है। अब ये जो हैं, ये रेड जो मैंने बनाए हैं ये इसके नर भाग हैं, नर भाग हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब ये जो पुंकेसर हैं ये इनसे जो निकलने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? आपका परागकण। ठीक है, परागकण कहलाएगा। अब इन परागकणों का इस वर्तिका, ठीक है, इस वर्तिका में होकर इस अंडाशय में पहुंचना, ठीक है, इस अंडाशय में पहुंचना क्या कहलाता है? आपका परांगण कहलाता है। ठीक है, परांगण कहलाता है। अब इस परांगण में क्या होता है? दो सिचुएशन है, स्वपरागण है और परपरागण है। देखिए, स्वपरागण का मतलब उसी फूल के पुंकेसर द्वारा उसी फूल की वर्तिका या अंडाशय को क्या है? निषेचित करना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। परपरागण यानी पुंकेसर किसी और पुष्प का है और जो आपका क्या है? अंडाशय है वो किसी और पुष्प का है, तो ये क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। तो इन जो मेडल साहब थे इन्होंने क्या है? इन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया कि मेडल ने स्वपरागण और परपरागण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया? तो इन्होंने कौन सी विधि का उपयोग किया था? विंपुसन विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का प्रयोग किया था? विंपुसन विधि का प्रयोग किया था। विंपुसन विधि का प्रयोग क्या है कि जब उन्हें स्वपरागण करवाना होता है तो वो क्या है? आसानी से करवा लेते हैं, और जब परपरागण करवाना होता है तो वो क्या करते हैं? उस पुष्प के जो पुंकेसर हैं या जो वर्तिका है उनमें से एक को क्या है? बंध्य कर देते हैं, जिससे क्या है? स्वपरागण नहीं हो सकता है और परपरागण ही हो पाता है केवल। तो इस विधि को नाम क्या दिया गया? विंपुसन विधि दिया गया। तो ये देखिए, मटर का पौधा चुनने के ये क्या है उनके पास कारण ये थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या क्या कारण? दोबारा देखिए, एक तो ये पौधा 1 वर्षीय है, यानी 1 वर्ष के अंदर आप 2 से 3 पीढ़ी के क्या हैं अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में ये पौधा कैसा है? उभयलिंगी है, यानी नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर है, जिससे क्या होगा? आसानी से स्वपरागण और परपरागण करवाया जा सकता है। स्वपरागण और परपरागण किस विधि द्वारा करवाया गया? विंपुसन विधि द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये क्या था मेडल का? यहाँ तक मटर के पौधे चुनने का कारण था। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन उठा दिमाग में कि चलो भाई, मटर का पौधा तो इसने ले लिया, अब उसका क्या है? सफलता के रीज़न क्या थे? ठीक है, ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको ये कोई बेस नहीं है, यहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, जो फैक्ट थे वो क्या है? कम होते गए। तो लिहाजा क्या है? जो इससे पहले की गतिविधियाँ थी, ठीक है, आपने हिरेशियम देखा, आपने विंपुसन देखा, तो ये क्या थी? उसकी पहले की जो गतिविधियाँ थी वो क्या हैं? आपके एग्ज़ाम में आने लग गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये देखिए, अपने को क्या पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम अपने कैसे फाइट करें। ठीक है, साम दाम दंड भेद, अपना तो यही नीति है कि एग्ज़ाम कैसे फाइट करें। तो ये एग्ज़ाम क्या है? इसी तरह से अपने क्या है? कहाँ से क्वेश्चन आजकल निकल के आ रहे हैं, ट्रेंड किस तरह से चेंज हुआ है, ये सारी बातें क्या है अपने यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है? इस मटर के पौधा जो है इसने मेडल साहब को क्या है? सफलता कैसे प्रदान की? ठीक है, सफलता कैसे प्रदान की? तो देखते हैं। सक्सेस, सफलता के कारण। ठीक है, सफलता के कारण। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है? मेडल साहब क्या हैं? जितना आपके बॉटनी के अंदर क्या है इनका मस्तिष्क कार्य कर रहा था, उतना ही क्या है स्टैटिक्स यानी मैथ के अंदर भी क्या है वो आपके अच्छे खासे थे। इसलिए उन्होंने जो गणना की वो स्टीक की। ठीक है, क्या है? गणना कैसे की? स्टीक की। तो पहला जो इसका क्या है सफलता का कारण आता है मटर का, उसमें यही है कि इन्होंने क्या है मटर के
एक पीढ़ी का अध्ययन एक बार में, मटर के एक बार में केवल एक ही पीढ़ी का अध्ययन किया, एक ही पीढ़ी का क्या किया, अध्ययन किया। समझ में आ रही बात? एक समय में क्या किया, एक ही पीढ़ी का अध्ययन किया। मतलब देखिए अब इन्होंने क्या है बहुत सारे विपर्यासी लक्षणों पर काम किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मटर के क्या हैं कितने विपर्यासी लक्षण इन्होंने लिए। तो कुल कितने लिए थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। ठीक है, कौन से कितने लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। तो ये भी चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन से थे। देखिए पहला क्या था, पादप की लंबाई। ठीक है, पादप की लंबाई। दूसरा क्या था, पुष्प की स्थिति। ठीक है, तीसरा क्या था, पुष्प का रंग। ठीक है, चौथा क्या था, फली की आकृति। पांचवा क्या था, फली का रंग। छठा क्या था, फल की आकृति और फल का रंग। ठीक है, ये कितने थे आपके, 7 विपर्यासी लक्षण है। पहला देखिए लंबाई का है, याद रखने की देखिए क्या विधि है। लंबाई का है तो लंबाई तो अपने साधारण बात है, कोई भी पौधा लेंगे तो सबसे पहले लंबापन या बौनापन। उसके बाद में पुष्प की स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है, पुष्प कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो वो स्थिति है। पुष्प का रंग है, ठीक है, कि वो बैंगनी रंग का है या सफ़ेद रंग का है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, पुष्प की स्थिति और रंग। अब यहाँ देखिए आकृति है, रंग है। पुष्प की कोई आकृति फिक्स नहीं होती, इसलिए आकृति को छोड़कर उन्होंने क्या लिया, स्थिति ली। ठीक है, तो फली की आकृति कैसी है, फली का रंग कैसा है, फल की आकृति कैसी और फल का रंग कैसा है। ये 7 जोड़ी उन्होंने विपर्यासी लक्षण दिए थे। अब मैं बता रहा था आपको कि एक पीढ़ी का अध्ययन उन्होंने एक बार में कैसे किया। तो देखिए जब वो केवल लंबेपन पर अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने केवल क्या है, लंबेपन के आंकड़े ही क्या किए, स्टोर किए। ठीक है, जब वो पुष्प की स्थिति पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने केवल पुष्प की स्थिति के ही प्रयोग किए। तो एक समय में केवल क्या है, एक ही पीढ़ी के आंकड़ों का अध्ययन करना, ये उनकी क्या था, सफलता का कारण था। ठीक है, ये उनकी सफलता का क्या था, कारण था। समझ में आ रही बात? ये क्या था, उनकी सफलता का कारण था। दूसरा सबसे बड़ा उनके सफलता का कारण खुद मटर का पौधा ही था। कैसे? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। ठीक है, इतने सारे विपर्यासी लक्षण मौजूद थे, इसलिए वो क्या है, अलग अलग लक्षणों की आनुवंशिकता पर बहुत आसानी से, डिटेल से, मैंने बताया आपको एक साल में 2 से 3 पीढ़ियों पर अध्ययन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या है, ये प्रयोग किए। तो अपन ने क्या पढ़ा मेडल में आते ही, कि मेडल साहब क्या है, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के सिलसिलिया गांव के अंदर जन्मे थे और एक पादरी थे जिन्होंने क्या है, आनुवंशिकता के नियमों की स्थापना की। अब क्या है, हिरेशियम के पौधे पर उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किए, जहाँ से इनको सफलता न मिली। फिर अंत में मटर के पौधा जो पाइसम स्टाइबम है जिसका वैज्ञानिक नाम, उस पर अध्ययन किए तो उनको क्या है, सफलता मिली। क्यों मिली? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय है, जिससे वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपके पीढ़ियों पर अध्ययन कर सकते थे। उसके बाद में इसके अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं, जिससे क्या है, वो आनुवंशिकता को क्या है, डिटेल से क्या है, डेप्थ में जाकर इसकी स्टडी कर सकते थे। दूसरे उनकी जो आंकड़े थे वो उन्होंने क्या है, बहुत ही क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि क्लियरिटी के साथ क्या है, कलेक्ट किए थे, इकट्ठा किए थे और एक पीढ़ी का क्या है, एक समय में ही प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये क्या था, मेडल थे। अब उसके बाद में देखिए कि उस समय मेडल के नियमों की क्या है, कोई भी आप ऐसा कह सकते हो कि पूछ नहीं थी। ठीक है, मेडल साहब अपने नियमों को लेकर घूमते रहे कि ये मैंने नियम खोजे हैं, लीजिए लीजिए लीजिए। तो किसी ने भी क्या है, इस नियमों की क्या है, कोई गौर नहीं किया।
तो इस तरह से क्या है, ये मेडल के नियम मेडल के साथ ही क्या हो गए, ख़त्म हो गए थे। लेकिन कालांतर के अंदर क्या है, 3 वैज्ञानिक आए, ठीक है। कौन से? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डीब्रिज और आपके क्या हैं, एंटोन शेरमॉक, ठीक है, शेरमॉक। तो ये 3 वैज्ञानिक आए थे, क्या हैं, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डीब्रिज, शेरमॉक। तीनों अलग अलग देश के थे। कार्ल कॉरेंस क्या थे, जर्मनी के थे, और ह्यूगो डीब्रिज क्या हैं, हॉलैंड के थे, ठीक है। और शेरमॉक क्या हैं, आपके शायद इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या है, अपने अध्ययन किए, अलग अलग देशों में अपने अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष इन्होंने वही निकाला जो किसने निकाला था, मेंडल साहब ने निकाला था। इसलिए क्या है, इनके प्रयोगों को इन्होंने बाद में क्या है, अलग से मान्यता न दिलवाकर उन मेंडल के नाम पर ही रखा कि क्या है, ये नियम क्या है, जो जेनेटिक्स है वो इसकी खोजकर्ता कौन है, मेंडल हैं। और इन तीनों को क्या कहा गया, मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता, ठीक है, पुनर्खोजकर्ता। कौन कौन? ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कॉरेंस और शेरमॉक, ठीक है। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डीब्रिज और शेरमॉक कौन कौन से हैं? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डीब्रिज और आपके कौन से, शेरमॉक साहब हैं। तीनों ने क्या है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और मेंडल को क्या है, प्रकाश में लेकर के आए। उसके बाद में क्या है, ये आनुवंशिकी स्टार्ट होना शुरू हुई। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद में क्या है, अपने आगे पढ़ेंगे कि इस जो जेनेटिक्स है उसके अंदर मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है।